अगर आपके पास परिवार के किसी सदस्य की कॉल आए और मदद मांगी जाए, खास तौर से मदद पैसे की हो, तो आप क्या करेंगे? हो सकता है कि आप तुरंत मोबाइल ऐप्स के जरिए दोस्त या रिश्तेदार या जिसका भी कॉल आया है उनको पैसे भेज दें। ज्यादातर लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन आपकी यही मदद आपके लिए परेशानी बन सकती है। हो सकता है कि आप ठगी के शिकार हो रहे हों। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब एआई की मदद से आपके रिश्तेदारों और दोस्तों की आवाज चोरी की जा रही है और उसी आवाज में शातिर ठग लोगों को फोन कर रहे हैं और पैसों की डिमांड कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी एजेंसी मैकेफी ने अपनी एक नई रिपोर्ट जारी की है और उसका खुलासा किया है। मैकेफी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश में 83% मोबाइल उपभोक्ता ये पता लगाने में असमर्थ हैं कि स्पैम कॉल मशीन द्वारा किया जा रहा है या वाकई में कोई इंसान कॉल कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आवाज बदलकर शातिर ठग लोगों को चूना लगा रहे हैं। मैकेफी के सर्वे में 7,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इसमें एक बहुत बड़ा चंक यानी कि 1,000 लोगों से ज्यादा भारत में शामिल हैं। इस सर्वे में 7 देशों के लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे में शामिल भारतीय लोगों का कहना है कि उन्हें सबसे ज्यादा स्पैम कॉल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले आते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मशीन के जरिए लोगों की आवाज की नकल की जा रही है और कॉल करके परिवार के लोगों और सगे संबंधियों को ठगा जा रहा है। ये एक तरह का वॉइस स्कैम है। तकरीबन 47% वयस्क भारतीय समस्या से जूझ रहे हैं और 83% भारतीयों ने दावा किया है कि फोन पर आवाज न पहचाने जाने की वजह से उनके साथ 50,000 रुपए या इससे ज्यादा की ठगी की जा चुकी है। सर्वे में शामिल लगभग 70% भारतीयों ने कहा कि एआई और असली आवाज को पहचानने में उन्हें बड़ी मुश्किल होती है, वो पहचान ही नहीं पाते। 66% ने कहा कि वो दोस्तों की आवाज में आए वॉइसमेल या वॉइस मैसेज का जवाब दे देते हैं, उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम में है। इनमें से ज्यादातर मैसेजेस पैसे की जरूरत को लेकर होते हैं। पैसे मांगने के बहाने में 70% लूट वाले होते हैं, यानी कि जो वॉइसमेल आते हैं उनमें दावा किया जाता है कि उनके साथ अचानक लूट हो गई और उन्हें पैसे की जरूरत है। 69% मैसेज कार एक्सीडेंट वाले होते हैं। 65% फोन चोरी वाले होते हैं या पर्स गुम हो जाने वाले होते हैं। वॉइस कॉल के जरिए हो रही इस ठगी से बचने के कुछ उपाय भी हैं, इन पर आज हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले तो बुनियादी चीजें, फिर विस्तार से एक्सपर्ट्स के साथ जानेंगे, लेकिन बुनियादी चीजें समझ लीजिए। अनजान नंबर से कॉल आने पर पहली बार फोन नहीं उठाना है आपको। अनजान नंबर से बात करने से पहले कॉलर की जानकारी का पता लगाना बहुत जरूरी है। कॉलर आईडी बताने वाली ऐप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो सेफ हो, सब नहीं, जो सेफ हो, टेस्टेड हो, ओके हो। किसी दोस्त या रिश्तेदार की कॉल अनजान नंबर से आए तो सतर्क रहिए। आप उस फोन को काटकर उसे फोन करें और उसके असली नंबर पर फोन लगाने की कोशिश करें। अनजान नंबर से फोन आए तो किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो बुनियादी हैं और इन्हीं बुनियादी टिप्स के जरिए आप ठगी का शिकार होने से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। लेकिन और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं और थोड़ा सा कानूनी पक्षों को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के मामलों में आपके पास अपने अधिकार क्या हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विराग गुप्ता जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। विराग जी बहुत बहुत स्वागत है। और जितेंद्र जैन साहब हमारे साथ हैं, जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी पहले मैं आपके पास आऊँगा, थोड़ा कंज्यूमर एंगल से समझना इसको बहुत ज़रूरी है कि ये अब आपके रिश्तेदारों के दोस्तों की आवाज़ों की नकल कर रहे हैं या नकल अगर हूबहू नहीं भी कर पा रहे हैं तो कंफ्यूजन के लिए ये एआई से आवाज़ करते हैं और बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। ये कौन सा नया हथकंडा है? और मैकेफी की इस रिपोर्ट के बाद वाकई में बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि आवाज़ एक ऐसी चीज़ है जिस पर प्रथम दृष्टया आदमी यकीन कर लेता है। तो क्या चल रहा है ये सर? देखिए, ये पहले होता था कि आपको अनजान नंबर से कॉल आ रहे थे, वीडियो कॉल आके एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, स्कैम हो रहा था। वो एक अलग तरह का स्कैम है। दूसरा स्कैम ये था कि नंबर स्पूफ करके कॉल किया जाता था। आपके परिवारजनों के या आपके मित्रों के नंबर को, मोबाइल नंबर को स्पूफ करके कॉल आता था। मैसेज आते थे कि मैं समस्या में हूं, मुझे पैसा दे दीजिए, या उनके प्रोफाइल को हैक करके मैसेज डाले जाते थे। और ये बहुत रैम्पेंट है आजकल। लोगों के प्रोफाइल को हैक करके उनके नंबर को स्पूफ करके पैसा मांगा जा रहा था। पर चूंकि इतनी साइबर अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, जैसे आपके चैनल पे भी आप इतनी बार डिबेट करते हैं, तो लोग ये समझने लगे थे कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से आपसे 2,000, 5,000, 10,000 रुपए मांग रहा है और टेक्स्ट मैसेज भेज रहा है, तो इन सब पे भरोसा ना करें, ज्यादातर स्कैम मैसेजेस हो सकते हैं। मगर जो नया तरीका है वो डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज करके, न्यूरल नेटवर्क बेस्ड जो मशीन लर्निंग प्रोग्राम्स है उसका इस्तेमाल करके
एक व्यक्ति की आवाज को पहले एआई सीखती है, फिर उसी की आवाज में या उसी के वीडियो में आप उसका कोई भी विजुअल या ऑडियो जनरेट कर सकते हैं। तो आजकल होता क्या है कि इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बहुत सारे बड़े लोगों के वीडियोस, मोनोलॉग्स, प्रोफाइल रील्स होते हैं। उनको उठाकर मशीन को पहले उनकी आवाज में ट्रेन किया जाता है, उसके बाद आप उस व्यक्ति की आवाज में कोई भी वीडियो या ऑडियो जनरेट कर सकते हैं। अब आवाज या वीडियो एक ऐसी चीज है कि जैसे आजकल होता भी है, किसी व्यक्ति ने आपको मैसेज किया, आपको शक होता है कि वो है कि नहीं, आप बोलते हैं मुझे अपना वीडियो या वॉइस मैसेज भेजिए ताकि पता चले आप है कि नहीं है। अब वो ऑडियो मैसेज भी उन्हीं की आवाज में आ रहा है, तो आप पूरा का पूरा 100% श्योर हो जाते हैं कि वही व्यक्ति है, शायद मदद मांग रहा है, मुझे मदद करनी चाहिए। पर असल में वो आवाज एक मशीन जनरेटेड आवाज है, एआई का इस्तेमाल करके, एक डीप फेक का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसका ऑडियो जनरेट किया गया है। अब हो क्या रहा है, रिश्तेदारों को कॉल किया जा रहा है, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या रिश्तेदार बाहर रहते हैं, एक नंबर से कॉल आता है कि मैं समस्या में हूं, मेरा फोन खो गया है, मुझे तुरंत आप 10,000, 15,000 या पैसा इस नंबर पे या जीपे पे आप भेज दीजिए। चूंकि लोग बाहर बैठे हैं, उन्हीं की आवाज में कॉल आया है, बात हुई है, तो भरोसा करके वो पैसा दे देते हैं। बाद में पता चलता है ये एक स्कैमर थे, हैकर थे, जिन्होंने मशीन जनरेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आवाज को स्पूफ किया, मशीन से वीडियो ऑडियो जनरेट किया और आपको बेवकूफ बनाकर आपका पैसा ले लिया। अब इसके लिए लोग भी समस्या में है। आप बैंक में जाके कंप्लेंट करिए तो वो कहेंगे साहब आपने खुद ने पैसा दिया है। पुलिस भी अब ज्यादा इसमें कार्रवाई करने में असमर्थ है, क्योंकि लोग ज्यादातर ये नाइजीरिया में वगैरह बाहर हैकर बैठे हैं। तो 3 चीजों से आप बच सकते हैं। पहली बार, अगर कोई रिश्तेदार इस तरह से आपका आवाज में भी अगर आपसे पैसा मांग रहा है, कोई कॉल कर रहा है, तो जैसा आपने शो के शुरुआत में कहा, पहले आप कॉल काटकर उसके ओरिजिनल नंबर पे कॉल मिलाने की कोशिश करें, उस पर बात हो जाए तो वैसे ही ये सब समझ में आ जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए वो कोई बहाना दे रहा है कि नहीं मेरा फोन खो गया है और ये है कि मैं ही बात कर रहा हूं, तो आप उनसे 2-3 सवाल पूछ सकते हैं कि आप कैसे उनको जानते हैं, वो कहाँ पढ़ते थे, ऐसे सवाल जिसके जवाब सिर्फ उस व्यक्ति को पता हो, आपके बच्चों को पता हो। तो अगर हैकर होगा तो वो सवालों के जवाब पता नहीं होंगे। तीसरा, फिर भी अगर आपको शक हो तो आप कहें कि रुक जाइए, मैं जो है मैं वीडियो कॉल पर आ पाइए, फिर आप उससे वेरीफाई करने के बाद आप पैसा जो है फिर आप ट्रांसफर कीजिए। पर ज्यादातर व्यक्ति, रिश्तेदार जो इस तरह से अनजान नंबर से कॉल करके पैसा मांग रहे हैं, उनकी आवाज भी है, कुल मिला के शक करना है आपको, फेक हो सकता है, कुल मिला के शक करना है ना, एकदम से विश्वास नहीं करना है। बिल्कुल, ये लोगों के विश्वास को जीत कर ठगी करने का नया एब्सोल्युटली बिल्कुल। अब विराट जी, समस्या ये है, जैसा कि जितेंद्र भी बता रहे हैं, अब बैंक के पास जाएंगे तो बैंक तो पहले ही कहते हैं साहब, पहले ही उन्होंने हाथ खड़े कर रखे, आपने ओटीपी दिया, अपने हाथों से दिया, होशो हवास में दिया, तो हम क्या करें? सीवीवी नंबर आपने बताया, होशो हवास में बताया, इसमें हम क्या करें साहब? अब इसी तरह से बोल देंगे कि भाई आवाज़ आपने पहचानी, आवाज़ को सुनिश्चित आपने किया, कि आपके रिश्तेदार की है, आपने दे दिया, अब हम क्या करें? तो सर ये तो ऐसा हो गया कि अब जाए तो जाए कहाँ ग्राहक? कुछ बचता है सर? कानून में कुछ है कुछ राहत मिलेगी सर, अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसे ठगी का शिकार हो गया? देखिए दीपक जी, हर अंधेरे के बाद एक उजाले की किरण आती है, और जिस तरीके से अलग अलग डायरेक्शंस में स्पैम और ये स्कैम बढ़ते जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कानून में भी राह निकलेगी। हम इस पूरी समस्या को 3 हिस्सों में देखें: बैकग्राउंड, वर्तमान क्राइसिस और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जहां से समस्या का समाधान निकलेगा। अब अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो ऐतिहासिक काल से लोग मिमिक्री करते आ रहे हैं, या लोग झूठी फ़ोन करते थे, या लोग हैरेसमेंट करते थे, लेकिन उन सारी चीज़ों का पर्पज़ एक दूसरा था। ये जो पूरी बातें हैं, इसमें एक्सटॉर्शन है, और इस एक्सटॉर्शन के पीछे हम जब मशीन और एआई और इन सारी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसमें यह समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं से 4 हिस्सों में पूरा सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है। जो हमारे मोबाइल फ़ोन है, फर्जी सिम कार्ड हैं, अभी सरकार ने बोला है कि 2 लाख रुपए फर्जी सिम कार्ड में जुर्माने लगाने का प्रावधान आएगा। जो हमारा सोशल मीडिया, ईमेल है, कहीं ना कहीं से वो कंप्रोमाइज्ड है। जो हमारे बैंक अकाउंट हैं वो कंप्रोमाइज्ड हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पज़ है कि लोगों से ठगी करना। तो आप किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन ठगी करने में अगर पैसे मंगाए हैं तो पैसे मंगाए हैं गलत अकाउंट में मंगाए हैं, तो वहाँ पर भी तो कंप्रोमाइज्ड हैं। इसका मतलब कि जो हमारे जो वेरिफिकेशन के सिस्टम हैं, जो केवाईसी नॉर्म्स हैं, वो सारे पूरी तरीके से कंप्रोमाइज्ड हैं। दिक्कत 2 हैं। पहला कि पूरी भारत में कोई रेगुलेटर नहीं है कि इन सारी समस्याओं के लिए आप कहाँ जाएं। पूरे भारत में एक बड़ी अराजकता की स्थिति है कि लोग जाएं तो जाए कहाँ। 10 साल पहले हमने ट्राई से बोला था कि जो स्पैम कॉल हैं, तो इस स्पैम कॉल को आप खत्म करिए, बहुत आसान तरीका है। आज 10 साल बाद भी समस्या वहीं की वहीं है,
वो समस्या खत्म होने के बजाय समस्याओं के जो नए नए पहलू आ रहे हैं उसमें सिर्फ, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो अपना काम करेगी, लेकिन हमारे पास जो सेफ गार्ड हैं, हम ये भी नहीं बोल सकते कि डेटा प्रोटेक्शन कानून सरकार कब लाएगी, या राज्यों और केंद्र के बीच में कैसे सहयोग रहेगा, या जो हमारा जो टोल फ्री नंबर 1930 उससे कंप्लेंट हो जाती है लेकिन लोगों को समाधान नहीं होता, पैसे नहीं मिलते हैं। प्रश्न इस बात का है कि टेक्नोलॉजी के विस्तार के साथ उसके विभिन्न पहलुओं पर हमने जो उनके प्लेयर्स हैं उनको सेल्फ रेगुलेशन में छोड़ दिया है और स्टेट की भूमिका नगण्य हो गई है, तो टेक्नोलॉजी के जो ठग हैं वो ठग लोगों को लूट रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि राज्य को, केंद्र को, सरकारों को अब जागना होगा और इस पूरे विभीषिका से लोगों को बचाने के लिए प्रयास करने होंगे। बिल्कुल सही बात है। सिस्टम पंचर कर रहे हैं ये लोग। अब ये पंचर कैसे कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, इसका जवाब तो सिस्टम को ही देना होगा। कई लोग कहते हैं साहब कि कंज्यूमर अवेयरनेस होनी चाहिए, आम आदमी को पता होना चाहिए कि उसको किस चीज़ का रिप्लाई करना है, किस चीज़ का नहीं करना है, और सारा ठीकरा जो है कंज्यूमर के ऊपर फोड़ के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपके रहते आपके सिस्टम पे पूरे इस देश के एक एक नागरिक को भरोसा है, इसलिए वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसी सुरक्षा के भाव में, इसी समर्पण के भाव में वो टैक्स देता है आपको। और यदि इस टैक्स देने के बावजूद, इस समर्पण के भाव के बावजूद उसे सुरक्षा नहीं मिल पाती है, व्यक्तिगत सुरक्षा हो, उसके खातों की सुरक्षा हो, उसके एसेट की सुरक्षा हो, ये हर तरह की सुरक्षा का सवाल है। इसलिए सिस्टम में जितने भी लोग हैं, स्टेक होल्डर्स, उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब एक इशू ये आ जाता है कि क्या हम एज अ सोसाइटी अभी तैयार हुए इस टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने के? जितेन, आप टेक्नोलॉजी में बहुत अरसे से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अक्सर देखने में ये आता है कि ये लोग उन एरियाज़ को ज़्यादा टारगेट करते हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को समझ नहीं है। अब वहाँ पर ये लोग ज़्यादा टारगेट करते हैं, तो वहाँ तक अवेयरनेस पहुँचाना, वहाँ तक सिस्टम का पेनिट्रेशन करना, वहाँ तक एक सिक्योरिटी लेयर बनाना थोड़ा चुनौती तो हो जाता है। तो फिर समाधान कैसे निकले? आज हम टीवी पे डिबेट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इस डिबेट को सुनने वाले लोग सीमित लोग हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए। सिस्टम को तो जिम्मेदार ठहराया ही जाएगा, वो बात की बात है, लेकिन अवेयरनेस के लिए कम से कम लोगों को पता चले कि ये जो हो रहा है ये गलत है, ये इस पे आपको भरोसा नहीं करना है। ऐसे में क्या किया जा सकता है? दीपक जी, देखिए, ये बात तो सच है कि जिस तेजी से भारत के अंदर पब्लिक सर्विसेज का, फाइनेंशियल इकोसिस्टम का डिजिटलाइजेशन हुआ है, डिजिटलकरण हुआ है, उस तेजी से हम साइबर साक्षरता को नहीं जो है जनता के बीच ले जा पाए। तो वहां हमारी कोशिशों में, शायद सरकार की कोशिशों में कमी रह गई। दूसरा, पर ये जो अराजकता है कि वो इस कारण से है कि भारत आज विश्व की सबसे बड़ी स्मार्टफोन और इंटरनेट पॉपुलेशन है, 80 करोड़ से यहाँ पे ज्यादा जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें से 40% उपभोक्ता है वो फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूजर्स हैं। वो पढ़े लिखे होंगे, बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, बाहर से पढ़े लिखे हो सकते हैं, मगर जो साइबर सुरक्षा के मामले में वो इतना साक्षर नहीं है, और वो फर्स्ट टाइम यूजर्स है, और उनके साथ स्कैम ज्यादा हो रहे हैं। दूसरा, ये जो अराजकता है, इसके लिए मुझे लगता है मीडिया, सरकार और समाज, हम तीनों जिम्मेदार हैं। खाली आप कहें कि सरकार नहीं कर रही, कानून क्यों नहीं कर रहा, मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। जैसा विराग जी ने कहा, ये पूरा का पूरा समस्या इसलिए कि हमारा केवाईसी सिस्टम, इकोसिस्टम ब्रोकन है। आप सिम लेके जाइए, वो 48 घंटे में वो उसको केवाईसी करना होता है, नहीं तो वो सिम ब्लॉक हो जाता है। अब 48 घंटे में तो व्यक्ति 10-12 को फ्रॉड कर लेता है, व्हाट्सएप एक्टिवेट कर लेता है, आप सिम बंद भी कर दीजिए, वो व्हाट्सएप चलता रहे। दूसरी बात, ये आपके साथ तो ठगी होगी, जैसा विराग जी बता रहे थे, पर जिस अकाउंट में पैसा जा रहा है वो भी लोगों का या तो है, क्या किराए पे ले रखा है। और ज्यादातर जो गरीब किसानों के, मजदूरों के, ये लोग 5-5 हजार रुपए महीने के ऊपर उनके डेबिट कार्ड और अकाउंट किराए पे ले लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादातर ये नॉर्थ ईस्ट में, जहां पे तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई भी ना हो सके। अब समस्या ये है कि इसका समाधान, केवाईसी इकोसिस्टम का समाधान ये था कि आप बायोमेट्रिक इनेबल्ड केवाईसी वेरिफिकेशन करें। अब उसका सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ तरीका था आधार इनेबल्ड मोबाइल सिम, मोबाइल वेरिफिकेशन, आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट। उसके लिए जो एक आज लिबरल वर्ग है, उन्होंने इतना बड़ा वहां पे हो हल्ला मचा दिया, प्राइवेसी का हनन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ड्राइंग रूम में बैठ के इस तरह का आंदोलन चलाना और आधार इनेबल्ड केवाईसी वेरिफिकेशन मोबाइल का और बैंक अकाउंट का ना हो देना, उसका आज अंजाम 3 साल बाद ये कि समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, जो 20,000 25,000 रुपए महीने बढ़ा रहा है, उसके साथ हर महीने ठगी हो रही है, वो दर की ठोकरें खा रहा है, न उसे एफआईआर लिखाने का तरीका पता है, न पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। जो अमीर लोग हैं, शहरों में बैठे हैं, उनके साथ 3 लाख रुपए का भी फ्रॉड हो जाए तो वो पुलिस में जाते हैं, वहां नहीं रिलीफ मिलेगा तो बैंक में जाते हैं, बैंक नहीं देगा तो आरबीआई के लोकपाल के पास जाते हैं, किसी तरह से रिलीफ मिल जाता है। पर गरीब आदमी हाशिए पर चले गया। तो सबसे पहले सरकार को ये करना चाहिए, वो दोबारा अदालत जाए,
ये आंकड़ा जो फाइनेंशियल फ्रॉड का है, जो 80% ऑफ साइबर के केसेस है वो फाइनेंशियल फ्रॉड के हैं, वो अदालत के सामने रखे और ये दोबारा उसको रिव्यू करवाए कि मोबाइल का जो सिम है और जो बैंक अकाउंट है उसमें अब आधार इनेबल्ड केवाईसी मैंडेटरी होगा और हर 6 महीने में आपको सिम को वेरीफाई करवाना होगा। दूसरी बात जो विराग जी ने भी कही, आज आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन होती है तो आपको एसएमएस बेस्ड अलर्ट आता है। भारत में आज ये आरबीआई का इकोसिस्टम बहुत है, आपको ओटीपी भी आता है। समस्या क्या है कि आपको रोज सुबह 50-60 फर्जी एसएमएस आ रहे हैं स्पैम के नाम पे, इसका अलर्ट, इस बैंक अकाउंट का इसका प्रमोशन, उसका मॉल में सेल लगी है, तो लोग जो इंपॉर्टेंट मैसेज है उसको देख ही नहीं पाते। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है अब ये जो टेली मार्केटिंग की फीचर है इसको आप डीएनडी के बजाय ऑप्ट इन कर दीजिए। जिस व्यक्ति ने अगर कहा है कि मुझे इस तरह के कॉल चाहिए, सिर्फ उसी को कॉल आए, बाकी को हर व्यक्ति को बाय डिफॉल्ट आप मार्केटिंग स्पैम कॉल सब बंद कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट बाय लॉ। दूसरी बात, जो ये टेलीकॉम कंपनीज हैं ये इन कॉल सेंटर्स को वो नंबर किराए पे देती हैं जिसके ऊपर अगर आप वापस कॉल बैक करेंगे तो बोलता है नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक ये स्ट्रिक्टली इसको बंद करना चाहिए। आपको जो नंबर मिलेगा उस पर दोबारा कॉल बैक की भी सुविधा होनी चाहिए। और अगर आपने एक डीएनडी में रजिस्टर्ड व्यक्ति को आपने कॉल किया है और उसने कंप्लेंट करी और पाया गया कि आपने मल्टीपल कॉल किए, तो कम से कम 50 लाख रुपए की पेनल्टी बड़ी कंपनियों के ऊपर होनी चाहिए, तो स्पैम कॉल्स रुक जाएंगे। तीसरा समाधान मैं आपको बताता हूं, जो ये 1930 की हेल्पलाइन है, आज उसके ऊपर ये कहा जाता है कि अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए तो आप तुरंत कंप्लेन कीजिए, इमीडिएटली अकाउंट्स को जहां पे पैसा गया फ्रीज कर दिया जाएगा। अब वहां हजारों लाखों की तादाद में मामले आ रहे हैं, वो समस्या अब वो 72 घंटे में एक्शन ले पा रहे हैं, तब तक तो पैसा निकल जाता है। तो मुझे लगता है 1930 के ऊपर जो मैन पावर है उसको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और सरकार को भी अभी ये चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट आज हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर सेक्टर के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर में कर रहे हैं उसका कम से कम 1% या 2% समाज में अवेयरनेस के लिए साइबर सुरक्षा में जाए। इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि सारे समस्या की जड़ में है इन्वेस्टमेंट। अगर आपको मैन पावर बढ़ानी भी है, अगर आपको ज़्यादा इक्विप करना है, तो डाल में पात, ये सिक्योरिटी एजेंसीज को बोलना होता है। अभी ठग बोल रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसीज को कि तुम डाल तो हम पात। ये सिक्योरिटी एजेंसी बोलने की स्थिति में हो, क्या उसके लिए पर्याप्त इन्वेस्टमेंट हो रहा है? विराग जी, आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं, स्वाभाविक रूप से जब आप पढ़ते खोलते हैं एक केस की तो पता चलता है कि इसमें एक इंडिविजुअल से लेकर फिर बैंकिंग सिस्टम से लेकर फिर पूरा फाइनेंशियल सिस्टम और पूरा देश का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट से लेकर हर तरह का सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। आपको लगता है कि पूरे सिस्टम में ब्रॉडर लेवल पे वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो इंटेंशन दिख रही है कि हम इनको दूर कर पाएं, या ऐसा ही समझा हुआ है कि हाँ ये तो फ्रॉड होते रहेंगे, नई टेक्नोलॉजी है, कुछ तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, ये वाली अप्रोच है? देखिए दीपक जी, कोरोना आया तो कोरोना के लिए सरकार ने वैक्सीन मंगाई और एक पूरा सिस्टम बना कोरोना को रोकने के लिए। अगर आप बोल दें कि कोरोना को रोकने के लिए आप अपने फिजिशियन के पास चले जाइए तो कोरोना तो नहीं रुकता ना। तो जो साइबर फ्रॉड की एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी बन गई है, उसका एक पिरामिड है और वो पूरे पिरामिड में सरकार या सरकार की एजेंसियां, उन पर कहीं पे कोई अंकुश नहीं है। और इसको हम 3 हिस्से में देखें कि हमारा जो मीडिया, हमारा समाज है, वो पूरा मध्यकालीन मुद्दों पर अटका हुआ है। पूरा जाति धर्म सारी चीज़ों में साइबर से रिलेटेड कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती है। जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड के आंकड़े हैं करोड़ों रोज हो रहे हैं, एनसीआरबी में कहीं रिफ्लेक्शन ही नहीं है, न ही मीडिया में कोई समझ है, न ही मीडिया में बहस है। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी के पास 70 करोड़ लोगों का डेटा मिला, उसका क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं है। दूसरा कि जैसे ड्रग का जो माफिया है, तो ड्रग के माफिया के बजाय सिर्फ छोटे मोटे जो 1 ग्राम 2 ग्राम वालों को हम पकड़ लेते हैं, असली माफिया के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये जो पूरा साइबर फ्रॉड की जो इकोनॉमी के जो मेन ऑपरेटर्स हैं, और वो अधिकतर ऑपरेटर्स बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी लापरवाही से सारी चीज़ें हो रही हैं। और कानून का बड़ा भारी सिद्धांत है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जो आदमी करे वो भरे। और ये सारी कंपनियां बड़ा मुनाफा कमाती हैं लेकिन सेफ गार्ड में नहीं करती हैं। जैसे कि कोई फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री अपने कचरे का, अपने रसायन का, अपनी सारी चीज़ों के लिए निपटारे के लिए उसके ऊपर एनजीटी का बंदोबस्त है, प्रदूषण के नियम है, और अगर नहीं करती पेनल्टी लगती है। लेकिन ये कंपनियां अपना पूरा कचरा भारत में जमा कर रही हैं, जो साइबर फ्रॉड के तौर पर उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। और तीसरे नंबर पर हमने टेक्नोलॉजी की इन सारी चीज़ों को इतनी खुली छूट दे दी है, ना ही कानून है, ना ही रेगुलेटर है, ना ही केंद्र और राज्य के बीच में, क्योंकि राज्यों का पुलिस का जो विषय है और केंद्र का विषय है साइबर
सिक्योरिटी है, उनके बीच में कोई किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो लोगों को भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया है। और ये दुखद स्थिति है। दुखद स्थिति इसलिए है कि संविधान के अनुसार राज्य की जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा करना। टेक्नोलॉजी का विस्तार तो अपने आप हो ही रहा है, क्योंकि उसके पीछे लाभ के फैक्टर्स हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को इस टेक्नोलॉजी के जो पूरे आयाम हैं, उन आयाम से सुरक्षा के चक्र, कभी भी अपराध नहीं रुकेंगे, फ्रॉड नहीं रुकेंगे, लेकिन फ्रॉड रुकने के सिस्टम को बनाने की शुरुआत करनी पड़ेगी। दुर्भाग्य से डिजिटल इंडिया में उस फ्रॉड के सिस्टम को रोकने की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। अभी आप देखें कि उसमें से जो सर्वे हुआ, 86% लोगों ने अपने वॉइस मेल के डेटा को शेयर किया है, ऑनलाइन में शेयर किया है। और बायोमेट्रिक्स के हिसाब से जो वॉइस का है वो भी कहीं से मैच नहीं करता है। लेकिन इन सारी बारीक चीज़ों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने से शायद अपराध में 1% कमी आएगी, लेकिन बड़े खिलाड़ियों को दंडित करने से, एक बड़े खिलाड़ी को दंडित किया जाएगा, अपराध में सीधे 50% की कमी आ जाएगी। जिस तरीके से अतीक अहमद और इन माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है, इसी तरीके से साइबर फ्रॉड के बड़े खिलाड़ियों के ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए, तभी इस तरीके के सारे फ्रॉड रुकेंगे। एब्सोल्युटली सर, लेकिन पहले संज्ञान में तो लिया जाए इसको। मीडिया, आपने बिल्कुल सही बताया, जी बिजनेस पे हम जितने इस तरह के शोज़ करते हैं, अक्सर हमें लोग कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं और कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई दूसरे मुख्य धारा के मुद्दे जो हैं आप उनको छूते नहीं, आप इस तरह के मुद्दों को टच करते हैं। तो हमारा तो यही कहना है भाई, अगर हम इस तरह के मुद्दों को टच नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। आप देख रहे हैं मुख्य धारा की मीडिया में जिसमें हम भी आते हैं, उसमें जो चयन है मुद्दों का वो अपनी अपनी समझ के आधार पर है। सारे मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हम ये नहीं कहते, लेकिन ये मुद्दा भी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जानी चाहिए और स्मार्ट होना बड़ा आवश्यक है। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? देखिए, आजकल सरकार ने एक नया अच्छा कदम उठाया। जब भी कानून के अंदर कोई बदलाव होता है या कोई पॉलिसी निकलती है तो कंसल्टेशन प्रोसेस होता है। उसमें सारे एक्सपर्ट्स को, थिंक टैंक्स को और बाहर के कॉर्पोरेट्स को बुलाया जा रहा है। मुझे लगता है कि साइबर के अंदर अब समय आ गया है कि आप उन लोगों की भी बुलाएं जो बहुत गांव दराज के अंतिम छोर पर खड़े हैं। आप गरीब किसान को भी बुलाएं, रिक्शे वालों को भी बुलाएं। उनका इस डिजिटल क्रांति को देखने का तौर तरीका, समझने का तरीका अलग है। उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनको भी, उनके विचारों का भी समावेश होना चाहिए। नहीं, और बिल्कुल देखिए, आपको मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। QR कोड, UPI हमारा पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, पूरी दुनिया में। आ रहा हूं विराग जी, पूरी दुनिया में हर कोई पलक पावड़े बिछाकर हमारी टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने को रेडी है। लेकिन हमारे यहाँ का जो गांव में रहने वाले जो हमारे लोग हैं, उनको अभी तक इस बात का अवेयरनेस नहीं है कि ये पैसे देने के लिए है कि पैसे लेने के लिए है, और इसी में वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। अभी केदारनाथ में इतना बड़ा उन्होंने QR कोड लगाया हुआ था, मंदिर समिति को भनक नहीं है, लोग उस पर दान किए जा रहे हैं, मंदिर समिति को भनक नहीं, किसने लगाया, कैसे लगाया, इतनी बड़ी कंपनी ने अपने प्रचार के लिए लगा दिया। तो ये स्थिति है। हम कह रहे हैं कि आपको स्मार्टफोन के ज़माने में स्मार्ट होना पड़ेगा, और जब तक आपसे ठग आपसे स्मार्ट बने रहेंगे तो आप कुछ मत नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको स्मार्टफोन के ज़माने में लोगों से और इस तरह के ठगों से तो ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। संक्षेप में विराग जी की बात भी सुन लेते हैं। विराग जी। देखिए दीपक जी, जो अपने जितिन जी ने बात बोला, बहुत ही वो देश के सबसे जानकार लोगों में से हैं, और मैं उनके 95% बातों से सहमत हूं। बट उन्होंने जो बात बोली उसमें एक छोटी सी एक बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई बहुत बड़े वकील हैं जो आर्गूमेंट कर रहे हैं, अब आप उनके सामने तहसील के एक वकील को ला के खड़े कर देंगे तो क्या वो अपनी बात कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी कंपनियों ने अधिकतर उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कानूनी बचावों में है और टेक्नोलॉजी में है, जिस वजह से टैक्स बचाएं और अपनी जिम्मेदारियों से बच सकें। दुर्भाग्य से जो हमारे डिजिटल के जितने भी कानून हैं, चाहे डिजिटल इंडिया एक्ट हो, चाहे डेटा प्रोटेक्शन कानून हो, या सारी चीज़ें, पिछले कई सालों से सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन हो रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जिन लोगों को जवाबदेह बनाना है, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना है, उन्हीं से कंसल्टेशन होता है। तो हम उनके खिलाफ कानून कैसे बनाएंगे? भारत में जिस तरीके से कई सारे कानून बहुत जल्दी रातों रात बनते हैं, उसी तरीके से इन कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानूनी व्यवस्था बनानी ही होगी। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत
यह सरकार की जिम्मेदारी है कि परंपरागत क्षेत्रों में जो कानून हैं उन्हीं कानूनों का डिजिटल वर्ल्ड में भी पालन किया जाए, लागू किया जाए, तभी आम जनता को न्याय मिलेगा। आम जनता को हम कमेटी में शामिल करके उस कमेटी को एक वैधता प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि कमेटी की जरूरत नहीं है। सारे देश में कितने तरह के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, ये रोजाना रिपोर्ट हो रहे हैं, और उनकी सबसे पहले हम रिपोर्टिंग करें और उसके अनुसार कानूनी रिपोर्टिंग बिल्कुल विराग जी मिलते हैं, इस बारे का एक सर्वे किया जाए। बिल्कुल एब्सोल्युटली विराग जी, रिपोर्टिंग होना बड़ा जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि ये स्वीकार करना बड़ा जरूरी है कि इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं। अक्सर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, ये मैकेफी का सर्वे देख लीजिए, इसका सैंपल साइज इतना ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। 1000-1200 लोगों से बात किया, उसी में से 85% लोगों ने बता दिया कि 50,000 से ज़्यादा फ्रॉड हुए हैं। आप चले जाइए पूरे देश में, आप ट्रैवल कीजिए, हर कोई इस तरह के फ्रॉड्स का शिकार है। हर किसी के पास अपनी कहानियाँ हैं। कुछ लोग सामाजिक शर्म के मारे नहीं बोल पाते कि लोग कहेंगे कि देखो कैसा बेवकूफ़ आदमी है, इसको फ्रॉड हो गया, इसको टेक्नोलॉजी नहीं आती, इसने फ़ोन चलाना आता नहीं है, फ़ोन पकड़ के बैठा है। लेकिन उनसे पूछेंगे तो ये फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो आंख नहीं मूंद सकते। आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये सब हो रहा है, और उस दिशा में फिर जब आगे बढ़ा जाए तब जाके बात बन पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, वक्त निकाला आपने। जितेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, विराग जी बहुत बहुत शुक्रिया।